बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को खारजी और दाखिली चैलेंजेस हैं, मगर इसके बावजूद जो है पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो गोल्डन जुमला है कि इस वक्त मुश्किल फ़ैसले करने हैं, सफ़र आसान नहीं है। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत वक्त ने ये साबित किया और पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन पर है दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। पाक भारत जंग में हमने एक टर्न ओवर देखा था जब भारत को बदतरीन शिकस्त हुई थी। महज 4 दिनों में पाकिस्तान ने जिस तरह शिकस्त देकर न सिर्फ खत्ते में बल्कि आलमी मंजरनामे में भी अपनी अहमियत उजागर कर दी है। नाज़रीन, यही कौम की अस्करी और सियासी यकजहती हमें नज़र आई और इसी बात को एक बार फिर दोहराया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब जो है वो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान ने अगर इसी तसलसल के साथ काम जारी रखा तो 3 साल में पाकिस्तान मुख्तलिफ नज़र आएगा। अहम मुलाकातें की उन्होंने उलमाए कराम से और यकीनन ये हुकूमत की एक बहुत अच्छी पेशकश रही है कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने सुना भी है और उसको एड्रेस करने की कोशिश भी की है। लेकिन साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने एक और अहम पैगाम दिया कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। ये ख्वाहिश है, पैगाम या नज़रिया ज़रूरत कह लें इससे कि इस वक्त जो सियासी और मजहबी जमातें हैं इनको एक पेज पर होना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहब। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। मलिक मंजूर अहमद साहब सीनियर तज़कियाकार ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम कहूँगी। पीजे मीर मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। पीजे मीर साहब, पाकिस्तान की सियासी और जो अस्करी तारीख़ है उसमें शायद ही कभी हमने इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशन देखी है और दोनों क़यादत जो है हमें एक फ़िक्री और अमली हम आहंगी के तौर पर नज़र आ रही है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे सर? देखिए शाज़िया, सबसे पहले हमें अपना एक नेशनल जो नैरेटिव है उसको हमने रिव्यू करना है। जब हम कहते हैं कि फील्ड मार्शल उन्होंने ये कहा या वजीर आजम ने ये कहा, कोई भी वजीर आजम हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, ये जब बात करते हैं और जब हम मीडिया के अंदर इसको लेके आते हैं, हमें ये कहना चाहिए ये इनका फर्ज है, ये इनकी जिम्मेदारी है और ये करेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। हम जो बना देते हैं ना एक नैरेटिव के, पता नहीं अब इन्होंने नई बात को कर दी। नई बात नहीं है, जो भी आएगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आएगा, बेहतरी के लिए करेगा। ये एक रीअश्योरेंस होती है कि हाँ जी उन्होंने कह दिया ये हो गया। वरना जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी है, ये फर्ज है और एक बेसिकली एक वो जो नैरेटिव है उसको ये आप कह लो कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इंडिया ने जो किया आपने देख लिया कि हमारी आर्म फोर्सेस ने कैसे जवाब दिया। उसके बाद पॉलिटिकली आप देख लें, इतने हालात बेहतर नहीं है लेकिन हो रहे हैं। आपने इस चीज को देखना है। ओवरनाइट आप जो पुरानी खामियां हैं, तमाम गवर्नमेंट्स को आप ले लो, एक को नहीं सबको ले लो, कि उनके उनकी जो आपके लिए शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो गवर्नमेंट है मैं समझता हूं कि ये एक स्टेबलाइज कर रही है सिचुएशन को। देर लगेगी, बिल्कुल देर लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम एज ए नेशन, एज पॉलिटिकल पार्टीज, हमने एक यहाँ थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाना है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक याद है नवाज शरीफ का जब ये 2013 के इलेक्शन थे तो उसके अंदर इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया, तो नीचे आए तो ये नजम सेठी भी था और भी कोई और थे, तो कह रहे मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं हुकूमत लूं ना लूं, क्या हो जाएगा। तो बात उनकी सही थी कि जब आप एक कोई विरसे के अंदर कोई चीज आप इनहेरिट करेंगे तो आप आगे जाके आपको उसको टाइम लगता है। सो बेसिकली ये आज जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब। हाँ ठीक है, तनकीद होती है, होनी चाहिए, होगी और होती रहेगी, क्योंकि ऐसी पोजीशन पे शाजिया तनकीद के अलावा बड़े कम लोग हैं जो एक्चुअल तारीफ को भी समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल मैं समझूंगा कि सिचुएशन जो है इट इज गेटिंग बेटर। इट इज नॉट वंडरफुल बट इट इज गेटिंग बेटर। आपने डायरेक्शन देखनी है, तो इस डायरेक्शन के ऊपर मैं समझता हूँ कि इट्स ऑल वेल एंड गुड। एंड इसको मैं ये भी कहूंगा शाजिया कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और ये डेवलपिंग स्टोरी अल्लाह करेगा कि और भी बेहतर डेवलप होगी, जिसमें फायदा किसका है? अवाम का है और आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इसका फायदा है। एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। हुज़ैफ़ा, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी, प्लीज़। सर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अहम मुलाकातें की हैं और ये होनी भी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि रियासत का, हुकूमत वक्त का ये काम है कि सबको साथ लेकर चलना।
बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने मैसेज दिया है कि जी पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर तो है, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए सबको एक होकर चलना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मकालमा दीनी तबकात के साथ हुकूमत के राब्ते को कितना मजबूत बनाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, पूरी दुनिया में अब तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आपके मुल्क के में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़मानत होती है और आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हम भी ये बात समझते हैं कि चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ हो, अपोज़िशन की जमात, चाहे दीगर सियासी जमातें हों या कोई मज़हबी जमातें, उनके साथ हमें बातचीत कर कर ही बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ज़ाहिर है एजिटेशन होगी, वो सड़कों पर होंगे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो उनका तो अपना नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान हम हुकूमत को होगा और मुल्क को होगा। और इस हवाले से आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले इस इनिशिएटिव का आगाज किया था। इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएं और उस मुज़ाकरात के सारे मामले को बीच में तहरीक इंसाफ जो है मैं ना मानूं वाली पॉलिसी पर अमल करते हुए रूट कर चली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को जितनी दफ़ा भी इन लोगों ने कहा कि आप जो है मुज़ाकरात की बात करें, जब शहबाज साहब अपोज़िशन में थे, तब भी उन्होंने इन्हें ऑफ़र की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, और जब हुकूमत में आए, तो इन्हें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ऑफ़र भी की। और जब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, शहबाज साहब ने उसे वेलकम किया। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई के लोग तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि हुकूमत के साथ बैठें, इशू बेस्ड बात हो, लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ जो है, जो जलाओ और घिराव की सियासत में यकीन रखते हैं, मरो और मारो की सियासत में यकीन रखते हैं, उनकी तरफ से फिर कोई और इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं और तहरीक-ए-इंसाफ और हमारे दरमियान अगर कोई बातचीत हो भी रही होती है, तो उसमें तात्तुल आ जाता है। हुकूमत की तो हमेशा ख्वाहिश होती है और हुकूमत को हमेशा ख्वाहिश रखनी भी चाहिए। हम हमेशा वेलकम भी करते हैं, चाहे वो मजहबी जमात हो, चाहे वो सियासी जमात हो, कि इनको हम एंगेज करें, इनसे बातचीत करें, और मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होते हैं। हमारे गाँव की मिसाल है, इन्हीं कई गाँव की मिसाल है कि 302 का फैसला भी अल्टीमेटली मेज़ पर होता है। यहाँ तो फिर भी सियासत है, पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं, एजेंडाज हैं, मुतालबात हैं। तो मेरे ख्याल से अगर पोजीशन भी लचक दिखाएगी, हुकूमत तो हर वक्त लचक दिखाना चाहती भी है, लचक दिखाने की पोजीशन में भी होती है और लचक दिखाना उसकी मजबूरी भी होती है। तो हम तवक्को करते हैं कि जो अब दोबारा नया एक एपिसोड स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे अपोजिशन सड़कों पे आने और जलाओ घिराव करने या इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने से गुरेज करे और मेज पर बैठकर या पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपने मुतालबात की बात करें, मुतालबात हमसे मनवाए। और इंशाअल्लाह ताला सियासी लोग हैं, सियासतदानों से बात करनी बनती है। तो हुज़ैफा ये भी सियासतदान है, हम इनकी हर बात जो मानने वाली वो मानेंगे। बिल्कुल। हुज़ैफा साहब, अब ये इनके उलमाए कराम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया और मेक श्योर किया वज़ीर दाखिला साहब ने कि उसको हुकूमत एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेगी। अब ये मदारिस मसाजिद के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ जो है, जो पॉलिसीज़ है, उस हवाले से क्या कोई रद्द-बदल किया जाएगा? इम्कान है इसका? देखिए, हुकूमत ये कहे कि टूट तो सकता हूँ मगर लचक सकता नहीं, ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं होती है। हमारी ज़ाहिर पॉलिसी है मदारिस मसाजिद के हवाले से और एक फ़िल्म पॉलिसी है। लेकिन अगर किसी स्टेज पर मेज़ पर हम बैठते हैं, मेज़ पे बैठने से पहले ही हम कह दें कि हम किसी बात को नहीं मानेंगे, हमारी पॉलिसी बिल्कुल अटल है और ये जो उलमा कराम हैं, मौलवी हज़रात हैं, ये पीछे हटेंगे, तो फिर मेज़ पे बैठने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ज़रा मेज़ पर बैठेंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात होती है। अगर उन्होंने कोई जायज़ बात की और हमें ये बावर करा दिया कि हमारी पॉलिसी के अंदर जो है वो लचक होनी चाहिए और पॉलिसी हमारी बेहतर हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी पे नजरसानी कर लें या किसी पॉइंट के ऊपर लचक दिखा दें। और लचक ही सियासतदानों का काम होता है। और जो हमारी मजहबी दोस्त हैं, मदारिस के लोग हैं, उलमा कराम हैं, ये ज़ाहिर है इस मुल्क का एक अहम सतून है। हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि या तो हम इन्हें कन्विंस कर लेंगे और ये हमारी बात पर आ जाएंगे, और अगर हम इन्हें कन्विंस ना कर पाए और इनकी बात में इतना वजन हुआ और हमें अपनी किसी बात से पीछे हटना पड़ा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। झुका हुआ दरख्त ही फलदार होता है और हुकूमतें हमें झुकी हुई अच्छी लगती हैं। अगर ऐसी बात होगी तो हम पीछे हटेंगे इंशाल्लाह ताला। लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको फ्री भी करना है हुज़ैफा। एक तो हम बात हमेशा कर रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के हवाले से है उस पर तो यकीनन अफवाज पाकिस्तान फोर्सेस काम कर रही है, लेकिन हम बार बार अपने प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका क्या हुआ, उस पर अमल दरामद कितना किया जा रहा है। अब उलमाए कराम से मुलाकात तो हुई है, लेकिन आपको याद होगा ये 4th शेड्यूल का भी उसमें जो 13 पॉइंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान में। अब मुल्क में तशद्दुद और शरंगेज़ी, ये हर किसी ने ये रास्ता अपना लिया है। उधर फील्ड मार्शल साहब को भी हम सुनते हैं और वो बड़े क्लियर एक मैसेज दे चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम लेगी?
देखिए जो जो है फील्ड मार्शल साहब की जो बात है सैयद आसिम मुनीर साहब की, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हार्ट स्टेट की जो बात की है वो दहशतगर्दों के मुतालिक की है। वो उन लोगों के मुतालिक की है जिन्होंने 80,000 अफवाज पाकिस्तान के जवान और हमारे केपीके बलूचिस्तान पंजाब के सिविलियन लोगों को शहीद जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुए हैं, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ज़ाहिर है कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आ सकती। मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि आप सॉफ्ट स्टांस रखें। हार्ड स्टांस ही हर बंदा चाहेगा कि उनका कला कमा हो ठीक है। और उनको जहन्नुम वासिल हम करें। देखिए बाकी जो बात है कि जो उलमा कराम की आप बात कर रही हैं या बाकी इश्यूज पे हम बात कर रही हैं, देखिए ये सारे इश्यूज जो है ये हल तलब हैं, मुज़ाकरात तलब हैं। लेकिन जो पॉलिसी रियासत की दहशतगर्दों के मुतालिक है, मैं समझता हूँ कि चाहे उलमा कराम है, चाहे देवबंदी मकतबा फिक्र के हैं, चाहे बरेलवी हमारे भाई हैं, चाहे अहले सुन्नत हैं, चाहे अहले हदीस हैं, चाहे अहले तशरीह हैं, इनमें से कोई भी मकतबा फिक्र का बंदा ये नहीं चाहेगा कि अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ती रहे, दहशतगर्द उन्हें शहीद करते रहे और आपका जो नेशनल एक्शन प्लान की रूह थी उसमें अमल ना हो, जो कि बदकिस्मती से केपीके में नहीं हो सका। इसी वजह से तालिबान वापस आए, इसी वजह से वहां पर आज सवात, आपका मेंगोरा, ये सारे एरियाज जो है, आपका मालाकंड जो है, ये वो महफूज एरियाज बन चुके थे। यहाँ से हमने फजलुल्लाह को निकाला था, उसके सुसर को निकाला था, लेकिन अब ये लोग आ चुके हैं। तो जाहिर है इस बात पे तहरीक इंसाफ भी मुत्तफिक है, हम भी मुत्तफिक हैं, यानी दोनों इन्हें दहशतगर्द मानते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि नून के दौर में आए, पीडीएम दौर में आके आबाद हुए। हम कहते हैं नहीं, आपके दौर में आबाद हुए थे। तो अगर दहशतगर्द हम दोनों मानते हैं तो इस बहस को यहाँ ब्रेक लगाकर इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। और फील्ड मार्शल साहब जो बात फरमा रहे हैं कि हमें हार्ड स्टेट की पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, हार्ड स्टेट की पॉलिसी का मतलब है कि आप इनके हवाले से जीरो टॉलरेंस रखें। आप दहशतगर्दों के सपोर्टर नहीं, दहशतगर्दों के फाइनेंसर नहीं, इनके सिंपैथाइजर्स को भी ना छोड़ें। और ये हमेशा से रियासत की पॉलिसी रही है। फील्ड मार्शल साहब ने जरा इसको मजीद रिफाइन करके पेश किया है। और मैं समझता हूं जो पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क का रहने वाला है, चाहे वो मजहबी जमात से है, चाहे वो किसी सियासी जमात से है या वो किसी अस्करी इदारे से है, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि जो टीटीपी के दहशतगर्द लोग हैं, इनकी जितनी जल्दी हम सरकोबी करेंगे, इनकी गर्दन कुचलेंगे, उतनी जल्दी इस मुल्क में अमन कायम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान, आपने वक्त दिया। मलिक मंजूर साहब, एक तो हम ये बात करते हैं हमेशा से कि उलमा कराम का हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल है और हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी मजहबी जमातें हैं जिनका सियासत में भी एक बड़ा रोल है। आप क्या समझ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकातें हैं हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग देने में कितना अहम किरदार साबित हो सकता है, और बिलखुसूस इस वक्त जब हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ताने बाने हमें माजी में जो है वो ऐसी जगहों से मिले हैं जिस पे नेशनल एक्शन प्लान पे उस पर जिक्र भी हुआ है। वैसे भी तो बड़ी खुशहाल बात है, उनकी जो बातचीत है बड़ी मुस्बत और बड़े फ्रेंडली माहौल में हुई है। और ज़ाहिर है कि जो डायलाग है, बातचीत है, मुकालमा है, वही मसाइल का हल है। और ज़ाहिर है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ देखिए, एक तो ये है कि जो रिलीजियस इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी है, फ़िरका वारियत है या दीगर मामलात हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए हुकूमत ने एक बहुत सख्त स्टांस लिया और होना भी चाहिए कि किसी गिरोह को इमलाक को नुकसान पहुँचाने, जलाओ घिलाओ करने, गाड़ियाँ जलाने, कौमी मीशत को और कारोबारी ज़िंदगी को मफलूज करना, ये तो देखें किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से आपने देखा कि कितना नुकसान हुआ। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग हैं, पुलिस के कितने लोग हैं वो ज़ख्मी हुई है और कई जो है वो बेचारे माजूर हो गए। तो एक तो ये है कि जो ब्रेन वॉशिंग है यूथ की, यंग की, ये उनको यानी कि ऐसी सोसाइटी में और उनको उकसाना, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और देखिए जो हमारी जो मजहबी क़यादत है उनको भी एक बालिदगी का, एक मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और हुकूमत भी चाहती है कि मिलजुल के ज़ाहिर है कि मसाइल का हल किया जाए। अब देखिए हुकूमत जो है मदारस के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ये एक हुकूमत वाज़ा कर चुकी है कि उसमें रिफॉर्म जो है एक जारी सारी अमल है, जो इस्लाहात है वो होनी चाहिए। जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। और नेशनल एक्शन प्लान के अगर अमल दरामद नहीं होगा, जो दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, वो दोबारा जो है वो दोबारा इमर्ज करेगी और जाहिर है कि वो एक चैलेंज बनेगा, एक सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा जिससे पूरी स्टेट हमारी गुजर रही है। और नाकाबिल तलाफ़ी जहाँ जानी नुकसान है वहाँ मानी नुकसान है। और जाहिर है कि मुल्क की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है कि आपके अक़वाम आलम में जो है वो उस जो साख है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है कि जनाब पूरे शहर बंद है, कारोबार बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, इक़्तिसादी और मुआशी जो सरगर्मी है मुंजमद है, और मरीज़ हैं वो सड़कों पे रोल रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते। जो बच्चे हैं स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तालीमी इदारे बंद है। नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का हो रहा है, स्टेट का नुकसान हो रहा है, पूरी कौम का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो बातचीत हुई है उसका हौसला अफजा नताइज निकलेंगे
और ज़ाहिर है कि हुकूमत एक फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूर मुजाहरा करी, लेकिन हुकूमत ने उनको कुछ नुकात और कुछ शराइत और कुछ चीज़ें दी है कि उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। देखिए मदारस में ठीक है, आप बिल्कुल तालीम दें, बच्चों को मजहबी तालीम होनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, दीगर चीज़ें होनी चाहिए, हुकूमत फैसिलिटेट भी करती है। लेकिन आप अगर यूथ को, बच्चों को, नौजवानों को एक ऐसा मजहबी शिदत पसंद बनाएं और जिसकी वजह से आप देखें कि मुआशरे में अनरेस्ट पैदा हो और उस अनरेस्ट की वजह से एक सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाए, एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाए, तो जाहिर है कि इस वक्त दाखिली और जो खारजी चैलेंजेस है, जिस तरह आपने एक पहले सवाल किया था कि हम तमाम खारजी और दाखिली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया पे उजागर हो रहा है। और जो बात आपने इनिशियल की है कि जो सिविल मिलिट्री क़यादत की वर्किंग रिलेशनशिप है, ये खुशायद बात है। देखिए माजी में सिविल मिलिट्री क़यादत के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है वो एक फॉल्ट लाइन रही है, हमेशा रही है। लेकिन अब देखिए मौजूदा क़यादत ने, चाहे वो फौजी क़यादत हो चाहे सियासी क़यादत हो, उसने मुल्क के मफाद को अवलियत दी है और हम ये देख सकते हैं कि उसमें एक नई डायरेक्शन, एक नई सिमत और एक नए अज़म के तहत मुल्क में अंदरूनी जो इस्तेकाम है, जो सियासी इस्तेकाम है, जो मुआशी बहाली है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो दिफाई पॉलिसी में तसलसल है, दीगर चीज़ें, ये सारी इंडिकेशन है कि पाकिस्तान जो है वह तरक्की के रास्ते पे गामज़ान हो चुका है। हमारी मौसर सफारतकारी जो है इंतहाई इम्पैक्टफुल हो रही है और पूरी दुनिया जो है वह पाकिस्तान के नैरेटिव को सुन भी रही है और पाकिस्तानी क़यादत को वज़न भी दे रही है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अंदरूनी इस्तेकाम है, ये मुआशी इस्तेकाम का पेशगामा साबित हो रहा है। ठीक है। पीजे मीर साहब, ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि जी हर एक को जो है इख्तलाफ का हक़ है, हर एक को एक तामीरी किरदार अदा करने में, मतलब तनकीद बराए इस्लाह के लिए जो है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करे और अच्छे मशवरे भी दे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हर किसी ने ब्लैकमेल ज़्यादा किया है, चाहे वो सियासी जमात रही है, मजहबी जमातें रही हैं। अब अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो चुका होता अब तक, तो लाजमी सी बात है, क्योंकि इस वक्त चैलेंज दूसरे हो गए हैं। अब सोशल मीडिया, जिसे हमारे फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि एक टेररिस्ट, एक तरह से एक और टेररिज्म जो है डिजिटल टेररिज्म के तौर पे हमें नज़र आ रहा है। और अभी जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो शरअंगेज़ी फैलाई जा रही है, वो सोशल मीडिया पर ही बैठकर फैलाई जा रही है। और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी इसी किस्म का पैगाम दिया है। ये चीज़ें अभी हुकूमत के लिए और कितना मज़ीद, मतलब इसको हुकूमत इसको काउंटर कर सकती है? देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा हैं, रहेंगे और होते रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जो गवर्नमेंट जो भी होती है वो तनकीद का एक निशाना बनती, कोई भी गवर्नमेंट हो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को अनोखा नहीं है। बर्दाश्त, बड़ी अच्छी बात की है उसने, ज़ैफर ने, अच्छी बात है, बर्दाश्त करें और सीखें। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को हमने आगे लेके चलना है तो फिर उसको लेटर एंड स्पिरिट के अंदर लेके चलना है, लेकिन हम नहीं चल रहे। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि अगर हम चल रहे होते तो जो आपके मसले मसाइल, कोई रोड पे आ रहा है, कोई उधर से जुलूस निकाल रहा है, कोई उधर से ही कर रहा है, आपको इसकी जरूरत ना पड़ती। जो भी मसले हैं आप अपने थ्रू योर मेंबर्स, थ्रू योर पार्टीज, आप इसको डिस्कस करें अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, नेशनल असेंबलीज में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, वहां जाके आप बात करें। वहां तो कोई बात करता नहीं है, डेमोक्रेसी की सारी बातें करते हैं। भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो घर किस लिए? या तो इनको बंद कर दो, नेशनल असेंबलीज को, प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट को बंद कर दो, फिर रोड में जो लोग हैं आप उनकी बात मानो। यहां आपने जब भी अगर कोई पॉलिसी आप लेके आते हैं, मैं बजट का हमेशा कहता हूं, ताजिरों के साथ बात करो पहले। जो ट्रेडर्स हैं, इनको मार्केट का पता है, इनको पता है कि महंगाई किस तरह है, क्या नहीं होगा, क्या फोरकास्ट कर सकते हैं। आप पहले डिस्कस करो, उसके बाद बजट प्रेजेंट करो। बजट प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद आपकी डिबेट होती है। दैट इज नॉट द राइट वे। आप पहले डिस्कस करो। आपने कोई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्लान बनाना है, पहले डिस्कस करें ऑपोजिशन के साथ, उसके बाद उसको आप थ्रू अ वोट ले जाएं और थ्रू असेंट ले जाएं असेंबलीज, और दैट इज हाउ इट इज। लेकिन जब कोई भी इस तरह की चीज यूनानिमसली करेगा और अपने जो आपकी ऑपोजिशन है उसको नहीं करेगा, तो फिर क्या करेंगे लोग? अल्टरनेटिवली रोड्स पे निकलेंगे। रोड्स पे निकलना इज नॉट द आंसर, इट इज नेवर द आंसर। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है पाकिस्तान के रोड पे आएंगे तो लोग क्या गवर्नमेंट चली जाएगी, ये होगा। आज इसी के अंदर मैं सप्लीमेंट्री डालता हूं, अगर आज आर्म फोर्सेस आपके साथ है ना, ये SIFC एंड ऑल दैट, ये एक अच्छी बात है। बड़े लोगों को बुरा लगेगा जो मैं कहूंगा, अभी हम डंडे से चलने वाले हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। आपका जो माइंड है ना, माइंडसेट,
रोड पे नजर आ जाता है, एयरपोर्ट्स पे नजर आ जाता है, बसों पे आ जाता है, ट्रेन स्टेशन पे आ जाता है कि आप हैं कौन है। तो जब तक हमें कोई गाइड नहीं करता, आप चलते ही नहीं आगे सही सही तरीके से। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके पूरे एक मॉनिटर बैठे हुए हैं, ये मॉनिटर बैठ के आप सही चलेंगे आगे। हमेशा आपका जो मोटिव ऑपरेंडी आ रहा है वो बेहतर रहा है थ्रू अ मॉनिटर। हालांकि जो मॉनिटर्स हैं वो खुद अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये जो आज के जो मॉनिटर्स हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। बैकग्राउंड में इनको भी पता है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब पार्टीज एक दूसरे के अंदर टॉलरेंस दिखाएंगे। हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। अगर टॉलरेंस होती तो आज हम ये डिस्कशन कर रहे थे। आपका मुझे सवाल होता, मईशत कैसे करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे लेके आए, एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करें, अगले साल के लिए ये जो फ्लड्स जो फोरकास्ट हुए हैं इसके लिए अभी कोई बात हो रही है? मुझे सवाल आप करें, हाँ जी बताएं, रिजर्वॉयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू बी डिस्कस। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हर टेलीविजन के ऊपर और हर शो के अंदर शाजिया, पॉलिटिकल सर्वाइवल। और यार आप छोड़ दें पॉलिटिकल सर्वाइवल को, आप जो भी आए काम करो मुल्क के लिए। आपको लोग पसंद करेंगे, गुड, नहीं करेंगे कोई और आ जाएगा वो भी काम करेगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट नहीं दिखाए ना यार कोई। हम नेशनल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, हमारा पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट है। नो, पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज द नेशनल इंटरेस्ट, जिसको आज आपने भी सवाल भी किया है, नेशनल एक्शन प्लान। तो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें आप, क्यों नहीं हम कर सकते? करें, दबा के करें। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में जो मर्जी तनकीद करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है और जो ओपिनियन है वो ऑपोजिशन के पास है। ऑपोजिशन का काम आपको अपोज करना है, वो एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड बी इम्प्लीमेंटिंग व्हाटएवर इज नेसेसरी फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। और मलिक मंजूर साहब, मुझे तो वो DG की वो ब्रीफिंग जिसमें मैं और आप दोनों मौजूद थे, उन्होंने यही बात की कि भाई नेशनल इंटरेस्ट किधर है, नेशनल इश्यूज किधर हैं। हम लोग अगर अपने प्रोग्राम्स में बैठ के जो डिबेट करते हैं वो ज्यादातर यही होता है कि जो सियासी मसलत है हाँ, उससे बालातर होकर मैंने और मोहसिन नकवी साहब ने भी आज ये बात की है, जो वसी तर कौमी मफाद है, मेरे ख्याल में उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारी होती है ना सियासी वाबस्तगियाँ कि जनाब ये हमारी सियासत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम देख रहे हैं एक सूबे में ऐसा ही हो रहा है। आपकी तरजीहात जो है उनको बड़ा वाज़ेह तयन होना चाहिए, और तरजीहात यही होनी चाहिए कि आपने वेलफेयर के काम करने, आपने पॉवर्टी एलिवेशन की बात करनी है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है, आपने सिक्योरिटी सूरत को बेहतर करना है, आपने इक़्तिसादी और मुआशी चैलेंजेस को जो ओवरकम करना है, और आपने एक जो मॉनेटरी डिसिप्लिन है उसको इंश्योर करना है। देखें, आपने इंसदाद करप्शन यानी कि करप्शन का खात्मा करना है, गुड गवर्नेंस को फरोग देना है, ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है, और रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाना है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ये जमहूरी अक़दार हैं, और इसी से जमहूरियत भी मजबूत होती है, रियासत भी मजबूत होती है, और लोगों को उससे रिलीफ भी मिलता है। लेकिन देखिए ना, बात वही है, इन्होंने जो बात की PG मीर साहब ने, कि इस वक्त जो फोरम है वहां पर तो जाकर आप लोग एहतजाज नहीं करते, आप लोगों के पास एक ही रास्ता है जी, बस मुल्क बंद कर दो, शहर बंद कर दो, जलाओ घिराव करो। लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है। अब हुकूमत चाहती है मुशावरत करना, हुकूमत अगर कोई सॉफ्ट अपना, लेकिन अब कानून को हाथ में ले लें, जो आप बात कर रही हैं, मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर वो कानून से बालातर होकर काम करेंगे तो हुकूमत वक्त तो आएगी, मुतहरिक होगी, रियासत अपना काम तो करेगी, रियासत तो नहीं छोड़ेगी फिर। लेकिन मुशावरत के लिए भी हुकूमत ने तो अपना दरवाजे खोले हुए हैं ना। तो एक पॉलिटिकल पार्टी PTI की बात हो रही है, भाई इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है, हम नेशनल एक्शन प्लान पे बात कर रहे हैं, उधर क्लाइमेट चेंज का हमें अलग चैलेंज है, तो क्यों 1.5 ईंट की मस्जिद बना के इस वक्त नए चीफ मिनिस्टर KP के बैठ गए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस कर रहे हैं जी। अब ये देखें ना, कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है कि जो सूबा सबसे ज्यादा अफेक्टेड है बाई टेररिज्म। आप ये देख सकते हैं कि हजारों लाखों लोग जो हैं न सिर्फ वो शहीद, बल्कि देखें वहाँ पर कितने मजदूर हो गए हैं, और तालीमी इदारे देखें, वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको देख लें, दीगर जो चीज़ें हैं उनको डिलीवर करने के बजाय, और जो हुकूमती वसाइल है वो लोगों पे लगाने के बजाय आप जलाओ घराव के लिए इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में एक तो टॉलरेंस होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न किसी मसले का हल नहीं है कि आप बिल्कुल अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उस हद तक चले जाएँ कि आपकी जो लोग हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और उनको आप जब उनको रिलीफ नहीं देंगे और फिर वफाक के साथ आप महाजराई इख्तियार करेंगे, उससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा होगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी चैलेंज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा, उनके मसाइल हल नहीं होंगे। तो यकीनी बात है कि बुर्दबारी
और जो पॉलिटिकल पेशेंस है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। अफवाह तफहीम और रिकंसिलेशन ही रास्ता है। अगर आप डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोन किया, मुबारकबाद दी ना, देखिए उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन जब उसके बाद एक मीटिंग हुई उसमें उस सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है, देखिए आपको वहां बैठना चाहिए। आप एक एडवाइजर को भेज रहे जो नॉन इलेक्टेड बंदा है, ठीक है, वो वजारत खजाना का कलमदार उसके पास है, बट इवन नॉट ही इज द मेंबर ऑफ द सूबाई असेंबली। तो चाहिए आपको हाईएस्ट जो प्लेटफॉर्म पे जो मीटिंग होती है वहाँ अपनी प्रेजेंस शो करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं गवर्नमेंट को, और उन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बात है कि गवर्नमेंट एड्रेस करेगी। तो ये जो है ना, इसी तरह एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा। ठीक है पीजे मीर साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने भी देखा होगा कि बलूचिस्तान में जो वर्कशॉप हुई थी, नेशनल वर्कशॉप 17th, और उसमें फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा ही एक वाज़ेह पैगाम दोबारा दिया है, और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ फोरम से ये डिसमिनेट ही करते आए हैं और बोलते आए हैं कि जी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के दिफा के लिए हम किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत ही हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। और हमारे फ़ौज पाकिस्तान ये बाई प्रूफ अपनी शहादतें देकर भी सामने लेकर आ रही है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, जिसका मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा जिक्र किया है कि ठीक है सीज़ फायर है, लेकिन अगर उनकी तरफ से फिर कोई फितनौल खवारिज ने कोई दहशत गर्दी की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसे वक्त में क्योंकि हम देख रहे हैं कि केपी सूबा ज़्यादा मुतासर है, उधर बलूचिस्तान में भी है, तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इनको काउंटर करना हुकूमत वक्त के लिए और ख़ास तौर से केपी सूबे के लिए कितना ज़रूरी है? देखें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा रीजनल ट्रंक्विलिटी, पीस के ऊपर रही है। 47 से यही हमारी पॉलिसी है। लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने, पाकिस्तान जब बना तो ये वो मुल्क है जो आपका नेबर है, जिसने आपको रिकग्नाइज नहीं किया। अभी उठा के ये ड्यूरेंट लाइन का मसला लेके आ गए। अब इनको हम कहते हैं तालिबान। तालिबान जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके ऊपर तालीम होती है। ये तो बेचारे वो थे तालिब इल्म कि जिनको स्कूलों से उठा के, मदरसों से उठा के आपने एक सोवियत रेजिस्टेंस के खिलाफ खड़ा किया। आपने उनको कहा तालिबान, वेरी गुड तालिबान, एक उन्होंने मुहिम लड़ी अपने लिए। लेकिन उसके बाद जब ये 2021 में आते हैं बड़े वादे करके, किसी एक वादे पे खड़े हुए हैं ये, मुझे आप बता दें। एक दूसरी चीज, इनकी लेजिटिमेसी क्या है, प्लीज मुझे बता दें। ये क्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं? क्या इनको लोगों ने खुशी से इलेक्ट करके आगे इन्होंने तो टेक ओवर किया है, इन्होंने तो अफगानिस्तान को हॉस्टेज बनाया है। अफगानी जो लोग हैं पाकिस्तान के भाई हैं, बहनें हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों की। लेकिन ये जो टोला बैठा हुआ है, इस टोले ने पूरे अफगानिस्तान को यरमगाल बना के बैठा दिया है, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। कितने लोगों ने इनकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट कर दिया? इनके ये जो चाचे बने हुए इंडिया के, क्या इन्होंने इस गवर्नमेंट को इसको एक्सेप्ट किया है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ये, रिकॉग्नाइज किया? नो। सो द थिंग इज कि अब आप बात करेंगे तो किससे करेंगे? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोगों से बात करेंगे, किससे करेंगे? तो इंटीरियर मिनिस्टर ने सही बात की है, सीज फायर करो, इफ यू डोंट देन वील कंटिन्यू। अब आप एक और चीज देखो, कितने मिलियन लोग हमने पाकिस्तान में रखे, वो क्यों पाकिस्तान में आए? क्योंकि उनकी एक अफिनिटी है, उनका एक रेपो है, एक रिलेशन है। वो उज़्बेकिस्तान क्यों नहीं गए? किर्गिस्तान क्यों नहीं गए? मुझे ये बताएं ना, तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि उधर वो, एक तो वो आपको आने नहीं देते, हमने आपको वेलकम किया, और वापस अब वो जाना नहीं चाहते। क्यों? उनको पता है कि अफगानिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ। सबसे बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। और आप देखो कि जो खातून है, एक फीमेल है, वो एक सोसाइटी को बनाती है। आपने तो सोसाइटी की आवाज अफगानिस्तान में बंद कर दी है। ठीक है सर। बिल्कुल। आपने जो घर में बच्चों को तरबियत देगी, वो क्या तरबियत देगी मुझे बता दे। अगर वो कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ये उनके घरों में चले जाते हैं। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया पीजे मीर साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की और लाजमी सी बात है, ये जो फितनौल खवारिज हैं और फितनौल हिंदुस्तान से तो हमारी फ़ौज पाकिस्तान नबरदाज़मा हो रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान जिस तरह टेक ऑफ पोजीशन पर है, अगर इसी तसलसल के साथ जारी रहा और सब मिलकर मुत्तहिद होकर इसका साथ देंगे तो पाकिस्तान 3 साल में एक मुख्तलिफ पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर पावर तो है लेकिन मईशत से के तौर पे एक सुपर पावर के तौर पे जो है दुनिया के सामने आएगा। पीजे मीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। पहले सेगमेंट से इजाज़त, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी।
there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। और जब भी हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की तो हमें जो एलिमेंट नज़र आता है बहुत बड़ा वो है फ़ज़ाई आलूदगी। और फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से भारत जो है वो सर फ़हरिस्त है। भारत के शहर कोलकाता और नई दिल्ली का नंबर आया है, उसके बाद पाकिस्तान के 2 शहर जिसमें लाहौर और कराची है। दिवाली की आतिशबाजी जो भारत से होती है और मुख्तलिफ जो फसलों को जलाना और दीगर जो मामलात होते हैं उससे पंजाब का जो कैपिटल है लाहौर वो भी शदीद मुतासिर हो गया है। और जो आलूदगी है उसको भारत में उसको आलमी इदारे सेहत ने ख़तरनाक करार दे दिया है। यकीनन ये इंसानी जो सेहत है उसके लिए भी बहुत मुज़िर है। सो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि भारत क्यों इक़दामात नहीं ले रहा है और पाकिस्तान में बिलखुसूस लाहौर में जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने बहुत अच्छे इक़दामात लिए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। लेकिन कराची शहर जो है उसमें हमें लॉन्ग टर्म इक़दामात लेने की ज़रूरत है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ़ करा दूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुनीर अहमद साहब, माहिर माहौलियात, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मंजूर अहमद साहब। मुनीर साहब, दिल्ली शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बड़ा ही ख़राब करार दिया गया है, मतलब 350 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें एक जो टर्म यूज़ की गई है PM2.5, ये एक लेवल है, इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात इंसान की हेल्थ को भी होते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या वजह है कि भारत जो है वो अपने कोलकाता और नई दिल्ली के जो आलूदगी की वजह है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है? देखें, एक तो यह है कि भारत जो है इस वक्त उन 3-4 बड़े ममालिक में से है जहाँ पर आलूदगी जो है और सनती फजला जो है वो सबसे टॉप के ऊपर है। इनके जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं वो हाईएस्ट हैं। और आपने देखा है कि जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर फसलों को जिस तरह से जलाने की एक रिवायत शुरू हुई है, और ये भी एक बिल्कुल अजीब सा साजिशी माहौल है वहाँ पर कि वो भी आपको पता है कि भारत से हवा जो है वो हमारे इस तरफ लाहौर की तरफ चलती है और आम तौर पर तो यही एक रूटीन है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर जितना भी धुआं होता है वो भी हमारी तरफ आता है। और चूंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर हाईएस्ट पोल्यूटर जो है वो मौजूद है, तो वहाँ पे जितनी भी कार्बन इमिशंस हैं वो सारी की सारी हमारी तरफ को ट्रेवल करती हैं, क्योंकि हवा तो ये नहीं जानती कि उसने सिर्फ भारत के अंदर रहना है या उससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि वो ये आपको तो जो फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो उसकी तो कोई सरहद नहीं है। इसलिए हम ये बार बार इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, क्लाइमेट समिट, वहाँ पर भी बहुत दफ़ा ट्रांस बाउंड्री ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के ऊपर भी बात हुई है, और जहाँ पर ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज़ के ऊपर भी बात हुई। आपने उसको भी देखा कि अभी किस तरह से उन्होंने अपने बंदों के जो दरवाजे हैं वो खोले और पाकिस्तान को वो किया। और वो ख़ास तौर पे ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है और इस वक्त जो सबसे बड़ा भारत के अंदर हेल्थ क्राइसिस है इस आलूदगी की वजह से, और उसी का हम ऑफशूट देख रहे हैं वो हमारे अपने लाहौर के अंदर भी उसी तरह की। तो एक और जो फिनोमिना है जहाँ पर हुकूमत पंजाब जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं और वहाँ पे इदारों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो इक़दामात बहुत कम इस तरह से लगते हैं
कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी जिम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं कर रहा, आवाम जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं कर रहे हैं। दरख्त हमेशा से कार्बन सिंक कहलाते हैं, जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होती हैं, ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसको जज्ब करते हैं। लेकिन जिस तरह आबादी का फैलाव है और जिस तरह से बेदरेग दरख्तों की कटाई हुई है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से, तो वो कार्बन सिंक जो है उसमें काफ़ी कार्बन उस तरह से सिंक नहीं हो रही। बहुत सारी जो है कार्बन वो डेली की जो है रोज़ाना की सतह के ऊपर, तो इस तरह से ये फिनोमेना मल्टीप्लाई हो रहा है। हम भारत को शायद उस तरह से नहीं रोक सकते। जाहिर है कि एक बायलैटरल कम्युनिकेशन जो है उनके साथ हमेशा हमारा फुकदान रहता है, लेकिन जो हम अपने तौर के पे कुछ इकदाम जो उठा सकते हैं, अपने लोगों को इंगेज कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को इंगेज कर सकते हैं कि वो ऐसे इकदाम उठाएं जिससे जो कार्बन इमिशंस हो रही हैं वो उस तरह से ना हों। और अगर हम अपनी इंटरनल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करेंगे तो उससे काफ़ी आपकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ठीक है मलिक मंजूर साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पड़ोसी जो है वो भारत है, वो कभी पानी को हथियार बना लेता है और दहशतगर्दी तो वो करता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब तो दुनिया में वो स्टेट टेररिस्ट के तौर पे जाना जाता है। मगर अब ये जो दिवाली का जो जश्न था, आतिशबाजी थी, ये पंजाब के शहर लाहौर में और दीगर जो वहाँ पे शहर हैं उनके लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही है तो स्मोक का एक इशू जो है वो सर उठा लेता है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े इकदाम लिए हैं, बड़ा सीरियस उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। एंटी स्मोक गन्स हो गई, पानी का छिड़काव हो गया, ड्रोन्स के ज़रिए जो है निगरानी हो रही है, दीगर इकदाम किए जा रहे हैं, बड़ा उन्होंने इमरजेंसी प्लान भी बना लिया है। लेकिन बात वही है कि जैसे मुनीर साहब ने कहा कि हम हवाओं को तो नहीं रोक सकते, तो क्या किया जाए इसके, इस हवाले से आपकी एक्सपर्टी क्या कहती है? देखिए, आपने जो बात की ना कि भारत कई दहाइयों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और अभी जारियत, अब देखें उनका शुरू से मैनिफेस्टो शायद यही है एंटी मुस्लिम। तो जितने भी हमसाया ममालिक है वहाँ वो दहशतगर्दी की ब्राकेस बना रखे, जिस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो अब उन्होंने फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है ना वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। आप यानी कि इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मुजरमाना जो गफलत है, क्रिमिनल नेगलिजेंस है, जो उनके स्टेट लेवल पे जो भी उनकी पॉलिसीज़ है, कि अगर हुकूमत वक्त जिस तरह आपने कहा ना कि पंजाब गवर्नमेंट बड़ी अलर्ट है, फोकस है और उनके इक़दाम जो बड़े विजिबल हैं। यानी कि एक तो ये है कि बड़ी मैसिव लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ उन्होंने किया है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तो लोगों में अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट है ये तो बहुत ही, इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान चंद उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है और इस वजह से हुकूमत इक़दाम भी कर रही है कि कैसे इस चैलेंज पे ओवरकम किया जाए, क्योंकि इस तरह के बहुत कसीरुल जहती किस्म का चैलेंज है। आप देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो बारिशें हैं, फिर कैद हो गया, देखिए फूड शार्टेज हो गई, ग़ज़ाई बहरान हो गया, सैलाब की सूरत हालिया आप देख लें कि इससे कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, जो इसके मुआशी नुकसानात हैं, इक़्तिसादी और तिजारती नुकसानात हैं, और जो एक इंसानी अलमिया में आप देख लें कि इंसानी जानें कितनी ज़ाया हुई हैं। तो ये सारे जो है मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़े नुकसानात का हमें सामना, और यकीनन आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। तो इस चैलेंज के ओवरकम करना, यही मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, दीगर भी सूबाई हुकूमतें अगर उसी नक्शे कदम पे चलें और इस तरह के इक़दाम करें तो वो नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये जितनी फ़िज़ाई आलूदगी इसमें इजाफा होगा तो ये एक, जिस तरह मुनीर साहब ने कहा कि एक हेल्थ इशू, एक डिज़ास्टर सिचुएशन हो जाएगी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं और कई जो है वो जान से भी चले जाते हैं, और इसके मल्टीपल जितने नुकसानात हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जब तक लोग हुकूमत के साथ तावन नहीं करेंगे तो ये मसला अकेले हुकूमत मेरे ख्याल में हल कर नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि ये देखें 25 करोड़ का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो लोगों का यकीनी बात है कि जो तावन है वो बहुत ज़रूरी है, और वो इसी सूरत में होगा कि जब लोग इससे अवेयर होंगे कि ये कितना बड़ा एक रिस्क है जो आने वाले दिनों में इसका सामना करने को तैयार होंगे। ठीक है मुनीर साहब, हम इक़दाम तो लेते हैं मगर ये शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो इस हवाले से कवानीन है आलूदगी के हवाले से वो क्या मौजूद हैं, और अगर हैं तो उन पर अमल दरामद कितना हो रहा है और कितना बनाया जाना चाहिए?
देखें, जो हमारा है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल एक्ट 1997, उसके तहत वफाक में और सूबों के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बनी हुई हैं। और दूसरा यह है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर भी इन्वायरमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो ये देख रहे होते हैं कि कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा अपनी कार्बन इमिशंस कर रही है और कहाँ पर जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। तो ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी एम्बिट में भी आते हैं, और अगर हम सूबाई सतह पे देखें तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं ये उनके एम्बिट में भी आते हैं। और 18वीं तरमीम के बाद तो वफाक का कंट्रोल तो सूबों के इस तरह से मॉनिटरिंग में भी नहीं है। अब जाहिर है कि उन्होंने खुद ही अपनी इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। जहाँ तक हमने देखा है कि जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है जो हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉज मौजूद हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहाँ पर हमें फुकदान नज़र आता है कि आप अगर एंटी स्मोक गन्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स के ज़रिए से भी आप उसका पानी की फवार जो है वो फ़िज़ा के अंदर डाल दें और सारा मॉनिटरिंग कर लें, लेकिन जब तक देखें 3-4 किस्म की जो इमिशंस हैं, व्हीकुलर इमिशंस हैं, जब तक गाड़ियाँ ठीक नहीं होंगी और तो इमिशंस को कंट्रोल ये एक इंडिविजुअल लेवल है, और इसमें ज़ाहिर है कि ट्रैफिक पुलिस आती है, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसको लेटर एंड स्पिरिट इसके ऊपर अगर अमल कराएंगे तो तभी व्हीकुलर इमिशंस जो हैं वो काम हो सकेंगी। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है उनका जो मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के पास होता है। फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सनती फुजला जिसको हम कहते हैं उसको ठिकाने लगाना, उसकी कार्बन इमिशंस को देखना। ये तो पंजाब में और फेडरल में तो ये काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ ये हो रहा है जी, लेकिन जितने वसी पैमाने पर होना चाहिए ना, जिस तरह स्मॉग जो है ये सीजनल है कि जब थोड़ा सा मौसम सर्द होने लगेगा तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हवा के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे आपने PM 2.5 की बात की है या PM 10 इस तरह से, तो वो जब वो होते हैं तो वो डेंस हो जाते हैं, डेंस होकर वो फिर नीचे उतर आते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, और उनका जो है उसको कॉम्बैट करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। और एंटी स्मोक गन का जो अभी कॉन्सेप्ट आया है, हालांकि अगर इसको इस नुक्ता नज़र से देखें तो ये काफ़ी हम फ़ायदेमंद भी होगा, लेकिन अगर लार्जर स्केल के ऊपर देखें, अब ये 2-4 महीने हैं जिसमें ये ज़्यादा, लेकिन क्या हम 365 दिन इस चीज़ को उतने ही लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? अब एक पॉलिसी तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से आ जाती है, आप कुछ इदारे जो हैं उसको वो असाइन कर दिया जाता है। क्या वो इदारे जो हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल नेक्सस बन जाता है, जो पॉल्यूटर्स हैं, बिग पॉल्यूटर्स, उनका और जो सियासी लोगों के साथ उनका एक नेक्सस बन जाता है, तो वो बड़ा खतरनाक है। तो चीफ मिनिस्टर साहब जैसे पंजाब में बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इस वक्त इस पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, फेडरल में भी हम देख रहे हैं कि इस पे बड़ी सख्त चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल ठीक है मुनीर साहब, मलिक मंजूर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन ये जो क्लाइमेट चेंज में अगर हम आलूदगी की बात करें, जो एक बड़ा एलिमेंट भी है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब भारत जो कर रहा है सो कर रहा है, उसको तो हम जिस हद तक रोक सकते हैं रोकेंगे, लेकिन अपने अंदर, पाकिस्तान के अपने अंदर, बिलखुसूस पंजाब में जो, और अगर लाहौर और पाकिस्तान, क्योंकि भारत के बाद जो है सर फहरिस्त तो भारत है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के 2 शहर हैं, कराची और लाहौर और कराची। अब इन दोनों के अंदर जो है हमें बहुत ज़रूरी है कि इकदाम उठाने चाहिए, हुकूमत उठा भी रही है, लेकिन कराची में भी होना चाहिए, क्योंकि कराची में बहुत पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, मुतबादल एनर्जी पर कन्वर्ट नहीं हो रहे, इलेक्ट्रिक बसें आई हैं लेकिन कम आई हैं, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।